बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। आप लोग ये परेशान हो रहे होंगे कि कहकशा से ही हम बात करें, मतलब देखने में तो हमारी प्यारी दोस्त कहकशा ही है, लेकिन आवाज़ से जो है वो कोई और लग रही है। तो भाई, जब घर में आपके शादी होती है, आप बहुत डांस करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, और मुझ जैसी जो लड़कियां होती हैं, मैं खातून तो नहीं बोलूँगी, लड़कियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा चीखती हैं जब कोई डांस कर रहा होता है। तो बस इस वजह से गला तो बैठ जाता है, फिर हम भूल भी जाते हैं ना कि हमारी ड्यूटी है आप लोगों के पास भी आना है और आपसे बातें भी करनी है। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन आप लोग, मैंने जैसे कल भी आप लोगों से कहा था कि इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे कि मैं अगर इशारों में भी आपसे बात करूंगी तो आप मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि आज भी जो मैंने हसीन सा आउटफिट वेयर किया है, ये है अनीला इलियास का। अगर आपको भी ऐसा चाहिए या ऐसा बनवाना है या इसमें कोई और दूसरा कलर चाहिए तो अनीला से रब्ता कीजिए। अनीला का नाम और नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। पढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब जनाब। हम आज बात करेंगे, टॉपिक है हमारा ब्लैडर मंथ अवेयरनेस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लुबना रज़ाक, जो कि कंसल्टेंट है, यूरो गायनेकोलॉजिस्ट। इनका एक्सपीरियंस जो है अपनी फील्ड में माशाल्लाह 6 साल से ज़्यादा का है, और ये जो है तब्बा किडनी इंस्टीट्यूट से हैं। बढ़ते हैं मैम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक नहीं हूँ लेकिन आपसे बात करके और अवेयरनेस हासिल करके इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे मैम। इंशाल्लाह। इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जहांजेब, जो कि कंसल्टेंट है, यूरोलॉजिस्ट। उनका एक्सपीरियंस जो है वो 9 साल से अबव का है अपनी फील्ड में, और ये भी किडनी तब्बा किडनी इंस्टीट्यूट से है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों का बाज़ाब्ता तौर पे और अपने साथ मिलकर भी खुश आमदीद करती हूँ। मुस्कुराती सुबह में मुस्कुराहट के साथ लोगों को मुस्कुराते मुस्कुराते अवेयरनेस फराहम करेंगे इंशाल्लाह। मैम, आपसे मेरा सवाल है कि हमें यूरो गायनेकोलॉजिस्ट फील्ड के बारे में बताएं। बहुत सारे लोग सिर्फ गायनेकोलॉजी के बारे में जानते हैं। देखिए, यूरो गायनेकोलॉजिस्ट बेसिकली गायनी की सब स्पेशलिटी है। गायनी में तो जब सब जानते हैं कि डिलीवरीज और यूट्रस, ओवरीज, बच्चेदानी, अंडेदानी, इससे मसाइल और पीरियड्स के इश्यूज हों वो डील करते हैं, और डिलीवरीज के इश्यूज। यूरोगायनी बेसिकली उसकी सब स्पेशलिटी, उसमें बेसिकली ख़वातीन में पेशाब के मसाइल या पेशाब से रिलेटेड यूट्रस के मसाइल, जिसमें प्रोलैप्स वगैरह हो गया, या पखाने के मसाइल, ये सारे मसाइल को डील करती है। ये एक गायनी की ही सब स्पेशलिटी है। लेकिन हाँ, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट बेसिकली इस चीज़ों को ज़्यादा फोकस नहीं करती, तो फिर एक सब स्पेशलिटी का दौर है, तो और मज़ीद उसको हम जांचते हैं और देखते हैं, तो वो यूरो गायनेकोलॉजी की फील्ड में आता है। ओके, सर की जानिब पढ़ते हैं। सर, किडनी स्टोन्स के बारे में हमें बताइएगा कि ये क्यों होते हैं और कितने टाइप के होते हैं? किडनी स्टोन्स बेसिकली हम जो है पानी न पीने की वजह से किडनी स्टोन्स बनते हैं। पाकिस्तान एक दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन बेल्ट है, और वैसे ही यहाँ पे जो है पानी की कमी रहती है, डिहाइड्रेशन होती है लोगों की, और लोगों में बेसिक अवेयरनेस नहीं होती, पानी नहीं पीते, डाइट पे अपना ख्याल नहीं रखते। जैसे अभी आपसे बात हो रही थी कि उनको नहीं पता कि डाइट के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी जो स्टोन बनने की हमारे पाकिस्तान में वजह है वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ की वजह से आपके यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं। अब स्टोन्स तो बहुत किस्म के होते हैं, पर पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन जो स्टोन होता है, टाइप जो होता है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है। बेसिकली वो पानी की कमी की वजह से और डाइट का सही नहीं इस्तेमाल करने की वजह से ये बनते हैं हमारे पास। ओके, बढ़ते हैं मैम की जानिब, क्योंकि हम ब्लैडर अवेयरनेस मंथ मना रहे हैं, तो मैं मैम से ब्लैडर के हवाले से सवाल पूछूंगी। ब्लैडर कॉमन इश्यूज क्या होते हैं मैम फीमेल्स में? ख़वातीन में सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है पेशाब का इन्फेक्शन, जिसे हम UTI कहते हैं। वो सबसे बहुत ज़्यादा कॉमन है। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में 3% अगर मर्द में है तो 1% ख़वातीन में है, 3.1% के हिसाब से। इसके अलावा ख़वातीन में अगर हम पेशाब के दूसरे मसाइल देखें तो उसमें ज़्यादा कॉमन है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी पेशाब का लीक हो जाना, पेशाब का कंट्रोल वीक हो जाना। जब आपको महसूस हो तो आपका कंट्रोल ना हो और जाते जाते यूरिन लीक हो जाए। उसके साथ जो फिर तीसरा अगर हम और देखें तो बढ़ती एज के साथ जो मसाइल कॉमन होते हैं ख़वातीन में, वो होता है पेशाब का रुक के आना, या पेशाब का मुकम्मल तौर पे रुक जाना। फिर पेशाब की जलन है। इसके अलावा जो दूसरे मसाइल हैं उसमें है बच्चेदानी का नीचे आ जाना, उसकी वजह से पेशाब का रुक जाना, पॉटी का कंट्रोल ना होना या कब्ज़ होना। तो ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो ख़वातीन में नमूदार होती हैं।
یہ پرابلمز میم ہوتے کیوں ہیں؟ کیا ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی؟ کیا انوائرمنٹ میں ایسی کون سی کوتاہی برتتے ہیں انسان اپنی ڈائٹ میں یا کسی ایسی چیز میں جس کی وجہ سے وہ ان انفیکشن میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ انفیکشن کی بات کر رہی ہیں تو انفیکشن کا ڈائٹ سے تو ایسا تعلق نہیں ہوتا، ہاں ہماری لائف اسٹائل سے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اسٹون بنتے ہیں پانی کی کمی سے، تو اگر پانی کی کمی ہوگی تو انفیکشن کا اور پیشاب میں جلن کا بھی باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی لائف اسٹائل ہے، آپ کی خوراک کیسی ہے، آپ کا ویٹ کیا ہے، پھر اگر آپ کو قبض رہتی ہے تو ان خواتین میں پیشاب میں انفیکشن کا زیادہ مقدار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بینگ اے فیمیل بھی ایک رسک فیکٹر ہے پیشاب میں انفیکشن کا، کیونکہ قدرت نے پیشاب کی جگہ پوٹی کی جگہ کافی قریب بنائی دی ہے، تو وہ جو انفیکشن ہے پوٹی کی جگہ سے ہی اسینڈ کر کے آگے آ کے پیشاب کی جگہ آتا ہے، تو وہی انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کا ہم وقت پر علاج نہ کریں اور صحیح طریقے سے علاج نہ کریں تو وہ پھر آپ کا چینج ہو جاتا ہے ریکرنٹ میں، جس میں ہمیں سال میں 3 دفعہ یا 6 مہینے میں 2 دفعہ اگر انفیکشن ہوتا ہے، جسے ہم ریکرنٹ UTI کہتے ہیں، تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پیشاب میں انفیکشن ایک دفعہ تو زندگی میں کسی کو بھی ایک دفعہ ہو سکتا ہے، وہ اتنا پرابلم نہیں ہے اگر ہم اس کو پراپرلی ٹریٹ کر لیں، لیکن اگر وہ بار بار انفیکشن میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ زیادہ تکلیف کا باعث بنتا ہے اور پرابلم کرتا ہے۔ تو اس کو کنورٹ نہ ہونے کے لیے UTI کو فرسٹ ٹائم میں ہی پراپر ٹریٹ کر لیا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ میں چاہوں گی میم UTI کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں۔ دیکھیں UTI بیسکلی پیشاب کا انفیکشن ہے، پیشاب کا انفیکشن، اس میں مثانے کا انفیکشن اور گردے کا انفیکشن جسے ہم پائلونیفرائٹس کہتے ہیں، لیکن UTI بیسکلی لوور ٹریک جس میں یورینری بلیڈر اور یوریتھرا کا، یوریتھرائٹس اور سسٹائٹس، تو جس میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ علامتوں میں سب سے پہلے جو آتی ہیں وہ بار بار پیشاب کا آنا، پیشاب کا لیک ہو جانا، کچھ میں پیشاب کا کرتے وقت درد ہونا، نچلے حصے میں پیٹ کے درد ہونا، پیشاب میں جلن ہونا، بعض اوقات بخار بھی ہو جاتا ہے اور بخار سردی لگ کے بخار کا ہونا، درد آپ کو نچلے حصے سے پیٹھ کی طرف یا کمر کی طرف درد بھی جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور دوسری ہوتی ہیں جیسے بڑھتی ایج کے ساتھ انفیکشن ہوتا ہے تو یہ علامتیں نہیں ہوتی، پھر اس میں علامتوں میں بھوک نہ لگنا، منہ کڑوا ہونا، الٹی ہونا، نیند غشی سا رہنا، کمزوری محسوس ہونا، یہ ساری علامتیں ہوتی ہیں پیشاب میں انفیکشن کی۔ اوکے، اچھا اگر کسی کو یہ سب علامتیں ہیں تو سب سے پہلے جا کے ٹیسٹ کرائیں؟ ہاں، اگر آپ کو کچھ جیسے پیشاب کا انفیکشن ہے وہ سالوں سال نہیں چلتا، اگر کسی کو یہ مسلسل کافی مہینوں سے ہے تو اس میں وہ UTI نہیں ہے، وہ پیشاب کے دوسرے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو ایکیوٹ ہوا ہے 3-4 دن سے اگر یہ پرابلم ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ پیشاب کا ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ اس میں پیشاب میں یورین DR آتا ہے اور یورین DR کے ساتھ یورین کلچر کرانا لازمی ہے۔ ہم یوزولی یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ علامتیں ہوتی ہیں تو فوراً دوا لے لیتے ہیں، لوکل کسی GP کے پاس چلے گئے یا پھر اپنے پڑوس میں کوئی محلے میں کوئی رشتے دار میں کسی کو یہ علامتیں تھیں، اس نے یہ دوا کھائی تھی تو وہ خود بھی یہ دوا کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایشو یہ ہوتا ہے کہ دوا تو کھا لی جاتی ہے، اس وقت بعض اوقات اس دوا سے علامتیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر پراپر اینٹی بایوٹک نہ لی جائے اس جراثیم کو مارنے کے لیے جو کہ سینسیٹیو ہو تو اس وقت تو وہ جراثیم سو جاتا ہے، لیکن پھر کچھ عرصے بعد پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر جراثیم 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد وہ جب دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو وہ پھر زیادہ اسٹرانگ فارم میں ہوتا ہے اور وہ پھر ریزسٹنٹ، جیسے ہم نے بہت سنا ہوگا ریزسٹنٹ ہو گئی ہے، اب انجیکشن لگانے پڑ رہے ہیں، گولیاں نہیں ہو رہی، تو وہ ہوتی ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے کہ ہم جو اینٹی بایوٹک ایسے رینڈملی کھا لیتے ہیں، گھر میں پڑی ہوئی کھا لیا، اس نے تھی تو کھا لیا، بغیر پرسکرپشن کے، بغیر پراپر ڈوز سے۔ میڈیکیشن کرنے میں پراپر ڈوز بھی ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 2 دن دوا کھائی اور علامتیں ٹھیک ہو گئی تو آپ بند کر دو، اگر وہ 5 دن کا کورس ہے تو آپ نے وہ پورا کرنا ہے، ورنہ وہ پھر اور زیادہ پرابلم کرے گا ان فیوچر آپ کو، اور فیوچر بھی زیادہ نہیں، 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے میں ہی آپ کو وہ پرابلم دوبارہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اوکے، ریپیٹ ہوتا رہے گا وہ بات؟ ہاں، وہ پھر ریکرنٹ میں شفٹ ہو جاتا ہے نا، کہ اگر آپ اس کو پراپرلی ایک ہی ٹائم پر ٹھیک نہ کریں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر انفیکشن آپ کی باڈی میں، وہ جو جراثیم ہے سمجھے وہ مثانے میں جا کر گھر کر لیتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ پھر جیسے آپ کی امیونٹی تھوڑی لو ہوتی ہے، آپ ویک تھوڑے ہوتے ہو، کسی وجہ سے بھی آپ کو تھوڑا سا ویکنیس ہوتی ہے تو وہ جراثیم پھر دوبارہ جاگ جاتا ہے اور وہ پھر زیادہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اوکے، بڑھتے ہیں سر کی جانب۔ سر، کڈنی سٹونز کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ کیا وجہ ہے لوگوں کی کڈنی سٹون ہونے کی؟ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، سب سے کامن جو کاز ہے جو جس کے وجہ سٹون بنتے ہیں، ایک تو پانی کا استعمال صحیح طرح نہیں کرنا، پانی کا کم استعمال کرنا، دوسرا آپ کی ڈائٹ
ڈائٹ کا آپ صحیح طرح بیلنس ڈائٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں, آپ جو ہے اپنی ہیلدی لائف نہیں گزار رہے ہیں. تیسرا, آپ نے بلڈ شوگر کا کنٹرول نہیں کر رہے ہیں. جیسے میڈم نے کہا کہ یو ٹی آئی بھی ایک ریزن ہے اس کے اسٹون بننے کے, اس کو انفیکشن کو کنٹرول نہیں کرنا, اور کافی وجوہات ہیں. دوسرا جو ہے ایک پراپر چیک اپ آپ اپنا نہیں کروا رہے ہیں. موسٹلی جو کڈنی اسٹونس ہوتے ہیں وہ آپ کو سمٹمس نہیں دیتے, تو چھوٹے اسٹونس ہوتے ہیں اس میں وہ سمٹمس نہیں دیتے. آپ پراپر چیک اپ نہیں کراتے. جب پیشنٹ ہلکے پھلکے درد سیلف میڈیکیشن وغیرہ کرتے ہیں, جب بڑے اسٹونز بن جاتے ہیں یا اللہ خیر کرے جب آپ کی کڈنیز فیل ہو جاتی ہے, پھر ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہ بھائی اب یہ ہو گیا, اب کیا کریں. تو ایک پراپر جو ہے آپ کی اسکریننگ نہیں کراتے پیشنٹ اپنی. بالکل. تو یہ کچھ وجوہات ہیں اسٹونز بننے کی وجہ سے. بہت سارے لوگوں کو بہت ایئر سے کڈنی اسٹون پرابلم ہوتی ہے. کڈنی اسٹون کے ساتھ کیا ہیلدی لائف گزاری جا سکتی ہے؟ جی کڈنی اسٹون کے ساتھ ہیلدی لائف گزار جا سکتی ہے. کڈنی اسٹونز کی ٹریٹمنٹ ہے. چھوٹے کڈنی اسٹونز کی آپ اپنا میڈیسن سے ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں. بڑے اسٹونز کی آپ لیزر تھراپیز یا انڈوسکوپک یا سرجریز کرا سکتے ہیں, پر اس کے ان کی لائف سے کوئی ایکٹیویٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اوکے. پر پھر بھی اپنی جو اسٹونز والے پیشنٹ ہیں ان کو اپنے پانی کا انٹیک جو ہے بہتر کرنا ہوتا ہے. سر کیا پانی کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ آپ کو کڈنی اسٹونز ہونے سے روک سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کی تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ پانی پی لو تو وہی ہمیں کبھی کڈنی اسٹونز نہیں ہوں گے. نہیں صحیح, یہ صحیح مت ہے کہ پانی زیادہ پینے سے اسٹونز آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ جتنا آپ پانی کم پئیں گے تو یورین کنسنٹریٹڈ ہوگا, یورین مانے گاڑھا ہوگا. جتنا یورین گاڑھا ہوگا تو اس میں اسٹون زیادہ بنیں گے, اور جتنا یورین پانی زیادہ پئیں گے یورین آپ کا ڈائلوٹیڈ ہوگا تو اسٹونز میں نہیں بنیں گے. اوکے میم, کیا وجہ ہے جو فیمیلز میں بلیڈر ایشوز بہت سارے ہیں؟ دیکھیں فیمیل میں بلیڈر ایشو زیادہ ہونے کی سب سے پہلی وجہ تو ہمارا اپنا لائف سٹائل ہے. ہم جس طرح کا اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے, پریگننسی ہوئی, ڈیلیوری ہوئی, اس کے علاوہ جو خوراک ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس سے موٹاپا جو ہو رہا ہوتا ہے. پریگننسی اور پریگننسی اٹ سیلف ہارمونل چینجز باڈی میں لاتا ہے. تو وہ جو ہارمونل چینجز باڈی میں آتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے پیلوک فلور مسل کو ریلیکس کرتے ہیں. اب وہ جب پریگننسی میں وہ جب ریلیکسیشن ہو گئی تو اس کو واپس اپنی پری پریگننسی حالت میں جانے کے لیے تقریباً کم سے کم 1 سال اور تقریباً 2 سال لگ جاتے ہیں وہ پری پریگننسی میں جانے کے لیے. اگر انٹر پریگننسی انٹرول بہت کم ہے, ابھی وہ چیزیں ریکور ہو ہی رہی تھی اور دوبارہ پریگننسی ہو جاتی ہے, تو وہ پھر دوبارہ اپنے اسی فارم میں واپس پریگننسی والے حالات وہ پھر لوز ہو جاتی ہے. پھر ڈیلیوری کے بعد کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو اسپیشلی پیلوک فلور ایکسرسائزز ہوتی ہیں, وہ بہت ضروری ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پریونٹ کرتا ہے پرولیپس سے, یورینری انکانٹیننس سے. پھر پریگننسی ڈیلیوری کس طریقے کی ہوئی, اگر بہت زیادہ فورسفل ڈیلیوری ہے, کوئی ویکیوم فورسپ لگے ہیں, اوزار لگے ہیں, پرولونگ لیبر ہے, تو وہ بھی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر آپ کا اپنا لائف سٹائل ہے, اگر آپ کا لائف سٹائل اس طرح ہے کہ آپ کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں یا آپ کا موٹاپا ہو رہا ہے, لوگ کہتے تھے ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ کام تو آپ اسٹریس اس کے ساتھ کر رہے ہو, وہ آپ کا باڈی کا ویٹ یا آپ کی باڈی کی ٹیوننگ کے لیے نہیں ضروری. آپ کو اپنے لیے ½ آور ضرور نکالنا چاہیے, وہ کہتے ہیں می ٹائم, تو وہ ½ آور ضرور نکالیں جس میں وہ ایکسرسائز ہو, ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہو, لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان مسلس کو آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے. بیسکلی بلیڈر کے جو پرابلمز زیادہ ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بلیڈر فلور, جو پیلوک فلورز ہوتے ہیں جس پہ بلیڈر ریسٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کی لوزنگ, اس کی لوز ہو جانا وہ زیادہ پرابلم کرتا ہے. وہ انکانٹیننس بھی کراتا ہے, اسٹریس انکانٹیننس بھی کراتا ہے, آپ کے پرولیپس بھی کراتا ہے, فیکل انکانٹیننس. تو اگر اس پر زیادہ اسی وقت پوسٹ ڈیلیوری اس کو خیال رکھ لیا جائے اور آگے اپنی باقی زندگی میں بھی تھوڑا سا ویٹ پر خیال رکھ لیا جائے تو یہ زیادہ ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ فیمیلز میں کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. اکثر میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, میں پوچھتی ہوں وہ تو ہمیں بچپن سے ہے, وہ تو ہمارے خاندان میں ہے. تو کانسٹیپیشن نہ خاندان میں ہوتی ہے نہ بچپن سے ہوتی ہے, وہ آپ کی اپنی لائف سٹائل خراب ہے. آپ نے اپنا لائف سٹائل میں ایک تو پانی کا انٹیک, جیسے سر نے بتایا, پانی کا انٹیک نہ صرف یو ٹی آئی کو پریونٹ کرتا ہے, اسٹون کو پریونٹ کرتا ہے, ایون کانسٹیپیشن کو بھی بچاتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں اسکن اچھی ہوتی ہے, بال اچھے ہوتے ہیں, لوگوں کو یہ فکر ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارے بال گر رہے ہیں, تو پانی کا انٹیک تو اچھا کرو. اب یہ پرابلم آتی ہے پانی کتنا بھی ہے, تو پانی کا انٹیک ہر انڈیویجول کا الگ ہے, آپ کا الگ ہوگا, میرا الگ ہوگا, سر کا الگ ہوگا. تو پانی کا انٹیک آپ کے اپنی باڈی کی ریکوائرمنٹ سے ہے, اور اتنا پانی پیئیں کہ مطلب پانی ہمیشہ پیاس لگے آپ نے فوراً پانی پینا ہوتا ہے. اگر پیاس نہیں بھی لگ رہی تو یہ رکھیں ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ نے آدھا گلاس پانی پینا ہے. تو تقریباً 10 سے 12 گلاس تو, اور گرمیاں ہیں جیسے ہمارا کراچی کا ویدر ہے اس میں تو ہمیں 14 سے 15 گلاس تو ایٹ لیسٹ پینے چاہیے.
अब ये भी नहीं है, कुछ लोग ये होते हैं कि 5-5, 6-6 लीटर पी रहे हैं, अब इतना भी ना पिए कि वो किडनी बेचारी पागल हो जाए। तो पानी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर बाहर आप काम कर रहे हैं, किचन में ज़्यादा स्टे है, तो पानी इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, तो वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को बचाता है। तो ये सब कुछ लाइफ स्टाइल होती हैं, वो फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं। और फिर फीमेल्स में ये भी इशू है कि हमें जब छोटा प्रॉब्लम होता है तो हम उसको वो केयर नहीं करते। अगर उसी वक्त वहीं पर ही उसकी ट्रीटमेंट ले ली जाए तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर प्रिवेंट की जा सकती हैं। मैम, आपने एक्सरसाइज का जिक्र किया, क्या एक्सरसाइज इन इश्यूज को ठीक कर सकती है और क्या एक्सरसाइज से इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है? देखिए, अब इशू प्रॉब्लम होता है कि इशू आपको क्या है। जैसे इनकॉन्टिनेंस की बात मैंने की, उसमें होता ये है कि पेशाब का लीक हो जाना। जैसे आपको महसूस हुआ और आप वॉशरूम तक जा नहीं पा रहे हैं, और या आपको हर काम छोड़ना है और फौरन भाग के जाना है। फर्ज करें, जैसे अगर आप इस तरह भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर आप मार्केट जाते हैं और मार्केट में जाने से फर्ज करें आप किसी मॉल में जाते हैं और पहले आप ये सोचते हैं कि यहाँ वॉशरूम इस फ्लोर पे कहाँ कहाँ है, तो इट मीन्स आपको ब्लैडर का प्रॉब्लम है। ओके, ये सोच नहीं आनी चाहिए। हम बाजार में 4 घंटे होते हैं, है ना, 4 घंटे हमें यूजुअली एक खातून को रोक लेना चाहिए। ठीक है, 4 से 6 घंटे आपकी नॉर्मल ब्लैडर स्टे की कैपेसिटी होनी चाहिए, प्रोवाइडेड का आप नॉर्मल हेल्दी पानी पी रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने पानी पिया, कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली या कोई चाय पी ली, तो उसकी वजह से तो वो वैसे ब्लैडर इरिटेंट है, आपका यूरिन का वो बढ़ जाए। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, नॉर्मल पानी पिया है और आपको अगर उससे पहले ही जाना पड़ रहा है, इट मीन्स आपको ब्लैडर का इशू है, आपको एड्रेस कर लेना चाहिए। एक्चुअली ब्लैडर प्रॉब्लम स्टार्ट ही यहाँ से होते हैं। ठीक है, अगर उसको टाइमली मैनेज कर लिया जाए तो फिर फ्यूचर ज्यादा नहीं होता। फिर अगर उसको टाइमली उस वक्त ना किया, पहले तो अर्जेंसी से शुरू होता है ना, आपको जल्दी जल्दी महसूस होगा। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो ऑन टू वे टू टॉयलेट आपका लीक हो गया। अब वो लीक में भी 2 किस्म है। अगर खांसी, छींक, वेट उठाने से, झुकने से, एक्सरसाइज करने से लीक होता है तो वो एक अलग किस्म की इनकॉन्टिनेंस, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। उसका एक्सरसाइज में बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि वो बेसिकली होती ही आपके पेल्विक फ्लोर मसल की लूजनिंग और वीकनेस की वजह से। अगर उसको एक्सरसाइज टाइमली सही से, क्योंकि अब एक्सरसाइज का इशू है कि उसको एक्सरसाइज के लिए आपने वो स्पेसिफिक पेल्विक फ्लोर मसल्स को फील करना है, उसको स्क्वीज करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, ताकि आपका ब्लैडर का जो कंट्रोल है वो सही हो। अगर आप सिर्फ एब्डोमेन मसल को सुकेड़ते रहेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो उसका ब्लैडर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हमें पेल्विक फ्लोर मसल्स को अप्रिशिएट करना है। वो आपको पेल्विक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, यूरोगायनोकोलॉजिस्ट, वो आपको बाकायदा बताते हैं कि कहाँ है, किस तरह करना है, कब करना है। तो वो बड़ा अच्छा रोल है, जिसे हम कीगल एक्सरसाइजेस कहते हैं। रही बात जो इनकॉन्टिनेंस जिसमें अर्जेंसी और वे टू टॉयलेट लीक हो जाता है, उसका मेडिसिन पे ज़्यादा होता है, उसका एक्सरसाइज में इतना अच्छा रोल नहीं है। उस तरह के इनकॉन्टिनेंस के अगर प्रोलैप्स है, जिसम जैसे नीचे आता है, उसका अगर इनिशियल स्टेज में है तो एक्सरसाइज में बहुत अच्छा रोल है कि वो वहीं पर रोक देता है। जो प्रॉब्लम हो गई वो तो दोबारा रिवर्ट बैक नहीं होती, लेकिन हाँ, मजीद और चीज़ें ख़राब ना हो कि आपको सर्जरी की तरह जाना पड़े, वो वहीं अगर स्टेज 1 का है प्रोलैप्स, तो वो फिर एक्सरसाइज में बहुत अच्छा रोल है उसका। ओके, दैट्स वेरी गुड। मतलब एक्सरसाइज तो आपने हर हाल में करनी है। जो लोग सुस्ती और कायली दिखाते हैं ना कि हम कल चले जाएंगे जिम, कल चले जाएंगे, उनको चले जाना चाहिए। और आवाज़ मुझे लग रहा है कोई और बात कर रही है, सॉरी। सर की जानिब पढ़ते हैं। सर, क्या जंक फूड और बहुत ज़्यादा ऑयली फूड से किडनी स्टोन्स होते हैं? जी, उनसे आपकी जब डाइट बैलेंस डाइट नहीं होती, उसमें आपके स्टोन्स बनते हैं। मोस्टली उसमें यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं। मैं मैडम की बात को एड ऑन करता जाऊँगा। जो है आपकी डाइट की वजह से डायबिटीज़ आपको हो जाती है। डायबिटीज़ भी एक फेरस सिस्ट में है, उसमें आपकी इन्फेक्शन में, मसानिक इन्फेक्शन में, और इस डायबिटीज़ की वजह से आपके स्टोन्स बनते हैं। दूसरा, आप जब वेजिटेबल्स का सही से इस्तेमाल नहीं करते, आप जो है रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें भी स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। तीसरा, आप फिजी ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, फिजी ड्रिंक से भी आपके स्टोन्स बनते हैं। तो आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट से हिसाब से माना आपकी जो है ऐसे नहीं आप सिर्फ रेड मीट्स ले रहे हैं या सिर्फ वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो उस हिसाब से उसको देखना चाहिए उस हिसाब से। ओके, क्या ओवरऑल रूटीन मैटर करती है ब्लैडर की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए? ओवरऑल जो हमारी रूटीन होती है डेली, किस तरह की डाइट के हवाले से? डाइट के हवाले से, सोना, उठना, जागना, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। हमारी जिस तरह की लाइफ है, जिस तरह से हमने अडेप्ट किया हुआ है, अभी मतलब मैं कहूँगी अभी कुछ ही मतलब ये जैसे कोविड के बाद जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आई है यंग लड़कियों में, 15, 18, 20 ईयर्स की लड़कियों में यूरिनरी इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने देखी, और जब उनसे आप हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है उनका जो लाइफ स्टाइल उन्होंने इतना अपना चेंज कर लिया है कि वो दिन भर सोते हैं और रात में काम करते हैं।
اور اس سے ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ قدرت نے ایک ہمارا ایک رات سونے کے لیے بنائی ہے. اگر ہم اس میں چینجز لائیں گے اور اس میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم رات میں کام کریں اور دن میں سوئیں, تو وہ آپ کا جو سرکیڈیم ردم ہے نا, وہ جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی نہ صرف مطلب بلیڈر پہ بھی ایشو کرتا ہے, آپ کے ہارمونل امبیلنس کرتا ہے, مینسٹرل پرابلمس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایون یورینری کے ایشوز ہونا شروع ہو گئے ہیں, وہ برننگ ہو جاتی ہے, اس میں پھر انکانٹیننس کے ایشو, یورینری ہیزیٹنسی, یورین پورا کر نہیں پا رہی, رک رک کے یورین ہو رہا ہے, بیڈ ویٹنگ کے ایشوز بڑھ رہے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں پہ افیکٹ کرتا ہے. تو آپ کا اوور آل ایک ہیلدی لائف اور ہیلدی ڈائٹ یہ بہت ضروری ہے. آپ نے ٹائم پر سوئیں, ٹائم پر ہو, نیند پراپر ٹائم پر ہو, اور جو قدرت نے وقت رکھا ہے کہ وہ ہے رات سونے کے لیے, وہ سونا, اور ڈائٹ میں کھانا پراپر 3 ٹائم, اور 3 ٹائم بھی پراپر. یہ نہیں ہو رہا کہ ناشتہ آپ کا 11 بجے ہو رہا ہے, دوپہر کا کھانا 5 بجے اور رات کا کھانا 12 بجے. یہ تو پھر آپ کا پورا لائف سٹائل جب خراب ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کی صحت پر کہیں نہ کہیں افیکٹ کرتا ہے, تو وہ بلیڈر بھی اس پہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ میم بریک کا ٹائم ہو گیا ہے سر, بات کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین کہیں جائے گا مت, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہو. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب, بچوں میں یو ٹی آئی کے ایشوز بہت کامن ہیں, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یو ٹی آئیز جو ہے ایک بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں, اور موسٹلی جو ہے آپ کے ینگ ایج گروپس میں اور اولڈ ایج گروپس میں ہوتا ہے. یو ٹی آئی ایک آپ کو کوئی سمٹم نہیں دیتا. پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب اس بچے کو پیشاب بار بار آ رہا ہے اور ڈسیوریا ہو رہا ہے اور پیشاب میں جلن محسوس ہو رہی ہے. تو بچوں میں جو فلیسسٹ جو ہے, اس میں یو ٹی آئی کا جو ریزن ہے وہ ہے کانسٹیپیشن, قبضی کو ہماری جو سوسائٹی میں ہے وہ صحیح طرح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیلی ہم اسٹول کریں, ایک بار باؤل پخانہ کریں کہ کانسٹیپیشن نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. ڈیلی نرم کسٹرڈ کی طرح ایک بار آپ کو اسٹول آنا چاہیے. اگر آپ کانسٹیپیشن آپ کو رہتا ہے تو پھر آپ کو یو ٹی آئی بچوں میں نہیں چھوڑتا. اچھا, بچوں میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں آج کل جیسے نا کھانا پینا جو ہے مائیں موبائل دے دیتی ہیں, وہ جو بھائی کھاتے پیتے ہیں, ان کے جنک فوڈس ہوتے ہیں, چپس کھاتے ہیں, یہ کھاتے ہیں, پھر ڈائٹ کی وجہ سے نا کانسٹیپیشن ہوتی ہے. اگر بچوں میں کانسٹیپیشن کا مسئلہ حل کریں تو یو ٹی آئی کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ان کا ڈائٹ جو استعمال کرنا ہے فائبر ڈائٹس. فائبر ڈائٹس آ گئے یا اسپوگول ہسک آ گئے, اس سے آپ کو کافی مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جیسے میڈم نے بولا کہ ہیلدی لائف نہیں ہے ہماری, ہم اسکرین جو ٹائم ہے ہمارا زیادہ ہے, ہم یورین کو ہولڈ کر رہے ہیں, واش روم صحیح طرح نہیں چاہ رہے ہیں, ہماری جو ہے بچوں کی جو بلڈر ٹریننگ نہیں ہو رہی, یورین ہر 2 گھنٹے پیشاب کرنا چاہیے, ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. وہ بھی ایک زیادہ جو اگر آپ صحیح طرح اس کو بلڈر ٹریننگ نہیں کر رہے ہیں, وہ بھی آپ یو ٹی آئی میں یو ٹی آئی کرا سکتا ہے آپ کا. اوکے. اچھا میم, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بچوں میں تو سر نے بتا دیا, ڈائبٹیز کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں, ہمیں اویئرنیس فراہم کریں, کیونکہ ڈائبٹیز کو لوگ بہت زیادہ ایزی لیتے ہیں اور بہت ہی ان کو مطلب یہ ہوتا ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا قیامت ٹوٹ پڑی, ہماری باڈی کو یہ جو ہے وہ دیمک کی طرح کھا جائے گی, اور بڑے مزے سے لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار, ٹیبلٹ کھا لیں گے, اب ہو گئی تو ہو گئی, ذہن پہ نہیں رکھو, اپنے ذہن پہ نہیں لگاؤ. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ڈائبٹیز جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ ایک دیمک ہے. وہ جیسے سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ دیمک جو لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے, باہر تو پتہ نہیں چلتا, لیکن جب وہ ڈھیر ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دیمک کھا گئی. تو ڈائبٹیز بھی اسی طرح ہے, وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا, وہ اندر سے آپ کو آہستہ 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 کھاتی رہتی ہے. اچھا, اس کا پرابلم یہ ہے کہ ڈائبٹیز وہ ہر آرگن کو انوالو کرتی ہے, کڈنیز کو بھی انوالو کرتی ہے, بلیڈر کو بھی انوالو کرتی ہے, ہر جسم کے ہر اعضاء کو انوالو کرتی ہے, دل کو بھی کرتی ہے, آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں, بینائی چلی جاتی ہے. لیکن کیونکہ ہم مثانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو جو بہت زیادہ کامن ہم نے ڈائبٹیز جو ایکچولی وہ کراتی ہے نیوروپیتھی. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مثانے کی جو نسیں جو نسیں ہیں جو مثانے کو سپلائی کر رہی ہیں, ان نسوں کو جا کر ڈائبٹیز جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے. اگر آپ کی شوگر, اور وہ بھی ان کنٹرول شوگر, کبھی کہتے ہیں ہم نے شوگر کی دوا تو کھا رہے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, کبھی کم ہو جاتی ہے. آپ دوا تو کھا رہے ہیں, لیکن اگر وہ دوا آپ کی کنٹرول نہیں رکھ رہی ہے تو وہ آپ کو جو نیوروپیتھی ہے, جو نروز کی جو انوالومنٹ ہے, اس کو جو ڈیمیج کرتی ہے, اور اس کا پرابلم سب ہوتا ہے کہ مثانے کا جو کنٹرول جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. ایک دفعہ آپ کو نیوروپیتھی ہو گئی تو اب آپ کے پاس کوئی دوا نہیں ہے, کوئی سرجری نہیں ہے جس سے آپ اس نسوں کو واپس لا سکتے ہیں.
ये परमानेंट डैमेज होता है। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो ब्लैडर जो है वो एक थैले की तरह, गुब्बारे की तरह वो भरता रहता है, उसमें कोई सेंस ही नहीं होती, और होता ये है कि वो पेशाब जो है वो छलकता रहता है, निकलता रहता है, इनकॉन्टिनेंस होती रहती है, या होता है कि पेशाब निकलता ही नहीं है, वो रुक जाता है, बिल्कुल मसाने में भरता रह जाता है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि मसाने में पेशाब रहता है और पेशाब में इन्फेक्शन होता है। तो डायबिटीज़ का अनकंट्रोल डायबिटीज़ और इस तरह वेरी करती है, कभी बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा लो, और अनकंट्रोल रहती है, तो वो ना सिर्फ यूटीआई कराती है, वो इन फ्यूचर आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी कराती है, जिसकी वजह से ब्लैडर का जो है वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर में कन्वर्ट हो जाता है। Okay. न्यूरोजेनिक ब्लैडर की ट्रीटमेंट अभी तक तो मेडिसिन और ये है, सर्जरी के लिए लगाई जाती हैं, न्यूरोमॉड्यूलेशंस होती हैं, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वो काफ़ी कॉस्टली और एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। और इस वक्त ये है कि अपना शुगर कंट्रोल अगर हम टाइम पर कर लें, और डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है, आपको हो गई है, अब आपने मेडिसिन से इसे कंट्रोल करना है। बिल्कुल। मैंने स्ट्रेस लिया था, मैंने ये किया था, नहीं ये तो सिर्फ ऐसी रिपोर्ट में आ रही है, मुझे है नहीं, मैं तो चेक करती हूँ मेरी नॉर्मल होती है। तो जो आप इंस्टेंट चेक करते हो वो आपकी डाइट पर डिपेंड करता है। जो आपका 3 मंथ का जो बताता है ना, जैसे HbA1c कहते हैं, वो अपना ज़रूर कराना चाहिए। HbA1c आपको बताता है कि आपके पिछले 3 महीने डाइट जो है आपकी शुगर कैसी रही। 6 से अबव है तो यू आर डायबिटिक, बॉर्डर लाइन नहीं है वो, हम एशियन में हैं, वो जो रेंज हमें जो साइड पे लिखी होती है वो बाहर वाली मुल्कों के लिए है। हमें अगर 6 है तो आप डायबिटिक हो, आपने 6 से कम है तो ठीक है कि फाइन, लेकिन अगर 6 आपको हो गई है, 6 HbA1c का लेवल आता है तो यू आर डायबिटिक। अब आपने स्टार्ट करनी है डाइट से। डाइट 2 वीक्स देखा जाता है, अगर 2 वीक्स में डाइट से कंट्रोल हुआ फाइन, नाउ यू आर, अगर नहीं हो रहा तो आपको मेडिसिन की नीड है। ये नहीं है कि डाइट हमने शुरू कर दी है, फिर पता नहीं है 6 महीने डाइट पर चल रहे हैं, हम तो डाइट कर रहे हैं, अब पता नहीं कंट्रोल हुई कि नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा। और ये जो सारी चीजें होती है ना, ये आपको नहीं पता होता, ये आहिस्ता आहिस्ता ना खा रही होती है आपके जिस्म को, और जब पानी सर से गुजर जाता है फिर आपको पता चलता है कि अब क्या करें। तो वो अब क्या करने वाला हालात पर ना जाए, उससे पहले ही अपने आप को थोड़ा सा अहमियत दे दें। आप ठीक होंगे ना तो सबके लिए आप अच्छे रहेंगे। अगर आप बिस्तर में पड़ जाएंगे तो वो 2 दिन कोई आपकी खिदमत कर लेगा, तीसरे दिन आप भी हर कोई बेजार हो जाए, आप खुद भी बेजार हो जाओगे। बिल्कुल। तो अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी है वो तो हमने गुजारनी है, तो बेहतर वो हेल्दी तरीके से गुजारी जाए। उसमें डायबिटीज जितना कॉमन पाकिस्तान में हो गया है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी जिस तरह की खुराकें हैं, जिस तरह का हमारा माहौल है, तो डायबिटीज तो हर दूसरे बंदे को हुआ है। घर में आपको 2 लोग तो डायबिटिक मिलेंगे, और अब तो यंगर लोगों को भी होती जा रही है, ठीक है। तो उसमें आपने बस ये है कि उसकी अवेयरनेस, और उसकी अवेयरनेस के लिए भी आपने पता सबको है कि हाँ डायबिटीज है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज को एक नई बीमारी आ गई है जिसको नहीं पता, सबको पता है डायबिटीज है। और अब उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका कंट्रोल, और कंट्रोल भी अच्छा कंट्रोल, जिसमें आपने अपना HbA1c जो है वो 6 तक रखना है। और अगर उससे ज़्यादा आपका हो रहा है, या आपका फास्टिंग, अब ये होता है फास्टिंग 130 140 आ रही, हमारी तो कंट्रोल है, फास्टिंग 100 होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, और खाने के बाद वाली जो शुगर है वो 200 से कम होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स आपकी अनकंट्रोल चल रही है, आप अपने प्रॉपर शुगर के डॉक्टर को दिखाएं और अपनी शुगर को कंट्रोल कराएं, वो आपके लिए बेहतर है। दवाइयाँ आपको कोई नुकसान नहीं देंगी, ना खाना वो आपके लिए ज़्यादा नुकसान है। ओके अच्छा मैम, हमें ये बताइएगा कि ब्लैडर की, पित्ते की हमारी ज़िंदगी में, हमारे पूरी बॉडी ऑर्गन में क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि जब हम ये रिमूव करवा रहे होते हैं, किसी को ऐसा होता है कोई प्रॉब्लम लाक हो गई तो वो बोलते हैं आपका ब्लैडर जो है वो रिमूव होगा, तो बहुत से लोग डरते हैं कि नहीं भाई नहीं, हम रिमूव नहीं करा रहे, फिर हम लोग ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? तो क्या जिसका ब्लैडर रिमूव हो जाता है वो एक आम जिंदगी गुजार सकते हैं लोग? देखिए, ब्लैडर का काम है यूरिन को स्टोर करना। यूरिन बेसिकली आपका समझिए एक वेस्ट, बॉडी का जो वेस्टेज है आपकी बॉडी में, जैसे हर आज़ा काम कर रहा है, जब कोई भी चीज़ प्रोडक्शन हो रही होती है उसका वेस्टेज निकलता है, अब वो सारा वेस्टेज यूरिन के फॉर्म में जिस्म से बाहर आता है। अगर यूरिन इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, अब वो ब्लैडर का काम है उसका सिर्फ स्टोर करना, वो स्टोर करता है। ब्लैडर यूरिन नहीं बनाता, यूरिन जो बनाता है वो गुर्दे बनाते हैं, ब्लैडर स्टोर करता है, और वही स्टोरेज जो होता है एक टाइम पर वो स्टोर करता है। अब उसने कब बाहर आना है और कब रहना है, उसको बाहर आना ज़रूरी है। अगर बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा, वेस्टेज बॉडी में रह जाएगा, ठीक है। तो ब्लैडर का काम तो ये है। अगर किसी वजह से ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है तो डेफिनेटली वो ब्लैडर, जाहिर सी बात है, ज़्यादातर जो ब्लैडर रिमूव किया जाता है वो कोई रसौली है, कैंसर है, इस फॉर्म में ब्लैडर रिमूव किया जाता है। ब्लैडर ऐसे ही किसी का नहीं किया जाता। अब ब्लैडर जब रिमूव किया जाता है तो उस ब्लैडर की जगह एक
स्टोरेज के लिए कोई और आज़ा बनाया जाता है बॉडी के अंदर जहाँ यूरिन स्टोर हो और वो बाहर आए। यूरिन को ऐसे हवा में नहीं छोड़ा जाता कि यूरिन भाई कहीं भी चला जाए। वो अगर ब्लैडर रिमूव होता है तो उसकी जगह कोई रिजर्वॉयर, कोई पैक बनाया जाता है, वो आंतों से बनाकर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि हम क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो वो बनाया जाता है और वो एक्चुअली बेसिकली आपको यूरिन को स्टोर करता है। मतलब ब्लैडर रिमूव करने का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि जिस्म में ब्लैडर नहीं है, उसकी जगह दूसरा कुछ बनाया जाता है, वो स्टोर करेगा। दूसरा एक वो जो है ऑल्टरनेटिव एक ब्लैडर बनाया जाता है जो कि ऑगमेंटेशन होती है कि जो ब्लैडर जो न्यू ब्लैडर बनाया जाता है, तो वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम होती हैं, उसमें बनाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ब्लैडर रिमूव हो जाएगा तो ब्लैडर का काम खत्म हो जाएगा, ब्लैडर का होता है लेकिन उसकी जगह ऑल्टरनेट बनाया। ओके, तो बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जान। डॉक्टर साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना चाहेंगे? बस मैडम की ज़रा सी चीज़ों में एड ऑन कर दूँगा। डायबिटीज़ तो एक जो है बीमारी है जो आपको दिमाग से खा जाती है। डायबिटीज़ कंट्रोल 3 चीज़ें से होती हैं, एक आपकी डाइट, एक्सरसाइज और तीसरा प्रॉपर मेडिकेशंस, इससे कंट्रोल होती है। डायबिटीज़ जो है सबसे ज़्यादा फरेस्ट है, रीज़न है, काज है उसका रीनल फेलियर का। गुर्दे एक हमारे जो है अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। गुर्दे आपके जो है आपका खून भी बनाते हैं, गुर्दे आपके कैल्शियम भी बनाते हैं और गुर्दे आपके जो फासी मवादात हैं वो निकालते पेशाब के ज़रिए। डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे फेल होते हैं और अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करते तो आप एक नेमत से महरूम हो जाते हैं। ये बात हो गई। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के 3 जो हैं आपके तरीके हैं, डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन नहीं। आजकल क्या होता है कि भाई फिटकी पड़ा खा ले या ऐसे मेडिसिन ले, उससे ऐसी बात नहीं होती। किसी पेशेंट को डाइट की ज़रूरत होती है, किसी पेशेंट को सिर्फ टैबलेट्स की ज़रूरत होती है, किसी पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत होती है, किसी पेशेंट को दोनों की ज़रूरत होती है। दूसरा ये जो है मसाना जो है, मसाना भी अल्लाह ताला की एक नेमतों में से है। मसाना आपका पेशाब स्टोर करता है और जब आपको हाजत हो, जब आपको ज़रूरत हो, उस हिसाब से कंट्रोल करके आप मसाने को खाली करें। और जब आपका जो है इन्हीं रीज़न की यूटीआई, डायबिटीज़, शुगर की वजह से आपके जो हैं आपके मसाने ख़राब होते हैं। अभी तीसरी बात जो मैडम आपने बात डिस्कस कर रहे थे मसाना निकालने की, देखिए मसाना हर पेशेंट में नहीं निकाला जाता। मेरे हिसाब से एक ही रीज़न है, जो काफ़ी और भी होंगे पर जो मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो है मसाने का कैंसर। ओके। मसाने कैंसर में एक मसाना निकाला जाता है। अगर आप उस मसाने कैंसर में मसाना नहीं निकालते तो वो बीमारी फैल सकती है जिसम के दूसरे से बनती है। तो इसका कोई अल्टरनेट होता है, आपको यूरिन का कोई स्टोरेज का सिस्टम चाहिए होता है कि यूरिन यूजुअली तो हम पेशाब 2-3 घंटे बाद कंट्रोल करते जाते हैं, वॉशरूम जाते अपने आप को खाली करके चले आते हैं, पर उस मसाने का कोई नैनो बदल नहीं है। तो आप एक आर्टिफिशियल मसाना बनाते हैं। आर्टिफिशियल मसाना जो है आपके यूजुअली बड़े आंतों की मदद से बनता है। दूसरा फिर इसको कोई रास्ता चाहिए होता है पेशाब खाली करने के लिए। यूजुअली हम कोई रास्ता यहाँ पे पेट के ज़रिए बनते हैं, कभी कभी पेशाब के ज़रिए बनते हैं, फिर वो उनको एक नेचुरल रास्ता नहीं होता, पेशेंट को खुद खाली करना होता है ट्यूब्स के हिसाब से, ट्यूब की मदद से या प्रेशर की मदद से। ये चीज़ें ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, किडनी स्टोन्स के बारे में जानूँ कि मैं अक्सर बेशतर सुन रही होती हूँ लोगों से कि भाई टमाटर ना खाएं, इसकी वजह से किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, तो इस बात में कितनी सदाकत? देखिए किडनी स्टोन सबको नहीं बन रहे, किडनी स्टोन स्पेसिफिक पॉपुलेशन को बन रहे हैं। उनकी बॉडी में, उनकी बॉडी की एक फैक्ट्री में जीन में डिफेक्ट है, जो टमाटर में बेसिकली ऑक्सीलेट ज़्यादा होते हैं और वो उनके जिस्म जो है ऑक्सीलेट को सही तरह ऑक्सीडाइज या मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, उसको पेशाब से नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से जब वो ऑक्सीलेट रिच डाइट जिसमें पहला नंबर उसमें टमाटर है, अगर वो खाएंगे तो उसमें स्टोन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहूँगी क्या प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद ब्लैडर इश्यूज ज़्यादा होते हैं? जी, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद मसाने के जो इश्यूज़ हैं, ब्लैडर हैं जिसमें इनकॉन्टिनेंस है बेसिकली, वो ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा होने की वजह जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आते हैं, तो वो हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं ब्लैडर फ्लोर को, उनकी जो पट्टे हैं जो मसाने को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसमें प्रॉब्लम आते हैं। अगर उसको टाइमली देख लिया जाए और टाइमली मैनेज कर लिया जाए और टाइमली ट्रीट करा लिया जाए तो वो उसकी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है।
اوکے. اور پریگنینسی میں یورین انفیکشن بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اس سے خواتین کس طرح سے بچیں, اور کیا ایک نارمل لوگوں کے لیے مطلب کوئی بھی جو جاننا چاہتا ہے ایک یورین کا کلر کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ جو ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ڈیزیز میں, ہارمفل ڈیزیز میں وہ مبتلا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, یورین کا انفیکشن جو ہے ہاں پریگنینسی میں کامن ہوتا ہے, لیکن ہر خاتون کو پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا. اگر کسی وہ خواتین جنہیں پہلے کبھی بھی انفیکشن نہیں ہوا اور پریگنینسی میں انفیکشن ہوا, اسی وجہ سے جب آپ اینٹی نیٹل بکنگ کراتے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر ہے وہ سب سے پہلے آپ کا ایک یورین ڈی آر کا ٹیسٹ ضرور کراتا ہے, اور ہر 3 منتھ کے بعد وہ کچھ بیس لائن ٹیسٹ کراتا ہے جس میں یورین ڈی آر ریکمینڈیڈ ہے. جب ڈی آر میں اگر کوئی کیونکہ پریگنینسی میں ایون کوئی سمٹمس نہیں ہے پیشاب میں انفیکشن کے, لیکن اگر یورین کا انفیکشن آ رہا ہے تو ہم اس کو ٹریٹ ضرور کرتے ہیں. یہ پریگنینسی میں, اگر آؤٹ سائڈ پریگنینسی ہوتا ہے تو تبھی ہم ٹریٹ کرتے ہیں جب ہمیں سمٹمس آتے ہیں. آؤٹ سائڈ ان سائڈ پریگنینسی جب پریگنینسی میں ہوتا ہے تو یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ ایون انفیکشن کے سمٹمس نہیں بھی ہیں, لیکن اگر پیشاب میں انفیکشن آ رہا ہے تو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ بیبی کے لیے گروتھ کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے, مدر کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو بیبی جو ہے وہ پری میچور ڈیلیوری, وقت سے پہلے ڈیلیوری کا رسک بنتا ہے, گروتھ پہ بیبی کا افیکٹ کرتا ہے, بیبی میں انفیکشن ہونے کا رسک بنتا ہے. تو یو ٹی آئی کو ٹائملی پریگنینسی میں ٹریٹ کرنا ضروری ہے. اب رہی بات کہ اگر انفیکشن کو, اور وہ خواتین جنہیں پریویس پریگنینسی مطلب پہلے پریگنینسی میں یا پہلے بھی انفیکشن رہا, جیسے ہم ریکرنٹ یو ٹی آئی کہتے ہیں, ان میں پریگنینسی میں انفیکشن اور زیادہ کامن ہو جاتا ہے. اور پریگنینسی میں پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر 3 منتھ انہیں یورین کلچر ایڈوائز کرتے ہیں, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کچھ خواتین کو اینٹی بایوٹک پروفائلیکسس لو ڈوز پوری پریگنینسی میں دینی پڑ جاتی ہے. وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, اس کے حساب سے کیا جاتا ہے. رہی بات دوسرا سوال آپ کا کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں, وہی بات جو ہم پوری شروع سے بات کر رہے ہیں, پانی کا انٹیک. پانی کا انٹیک جو ہے وہ آپ کو بہت سارے مسائل سے بچاتا ہے. آپ نے پانی کا انٹیک اچھا رکھنا ہے, ہیلدی ڈائٹ لینی ہے. بہت زیادہ پریگنینسی میں آج کل بیبی شوگر کا بھی رسک بڑھ گیا ہے. بیبی شوگر رسک بڑھی اس لیے رہا ہوتا ہے کہ شروع کے جو 3 منتھ ہوتے ہیں اس میں خاتون جو ہوتی ہیں, خواتین, وہ جو جنک فوڈ اور جو فزی ڈرنکس ہوتی ہیں, کولڈ ڈرنک کا استعمال ہو گیا, جوسز کا استعمال ہو گیا, بہت زیادہ پریزرویٹو والی جو میٹھی مشروبات ہیں اس کا استعمال اگر آپ بہت زیادہ کرتے ہیں تو وہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کی بیبی شوگر کا رسک بڑھا دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, فریش جوسز کا جو دماغ عورتوں کا ہوتا ہے کہ ہم تو فریش جوسز پی رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ بازار کے پیکٹ والے جوسز پی رہی ہوتے ہیں, تو ان دونوں میں جو ہے ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ فریش جوس کیا ہے؟ خواتین جو پریگننٹ ہیں, جو ہمیں دیکھ رہی ہیں ہماری بہنیں, وہ جو اگر بازار سے پیکٹ کے ڈبے والے جوسز پی رہی ہیں, بھائی میں تو فریش جوس پیتی ہوں, ذرا اس پہ روشنی ڈالے گا کہ کون سے جوسز جو ہیں وہ بیسکلی فریش ہوتے ہیں؟ دیکھیں, فریش جوس کا مطلب ہے کہ آپ خود پھل کا جوس خود نکال کے پئیں, وہ ہے فریش جوس. جو کہ ڈبوں میں پریزرویٹو والے ملتے ہیں وہ پریزرویٹو ہیں, اس کو پریزرو کرنے کے لیے جو مواد ڈال کر اس کو پریزرو کیا ہے, وہ جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کے لیے سیف نہیں ہے. وہ ان فیوچر آپ کو آپ کی ریزسٹنٹ انسولین کی کراتا ہے, آپ کو شوگر, بیبی شوگر ہو سکتا ہے, ان فیوچر آپ کو پرابلم کر سکتا ہے, وہ بلیڈر کے لیے, مثانے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو پریزرویٹو والی چیزیں آپ نے یوز نہ کریں. نہ صرف اس میں پریزرویٹو, کسی بھی چیز میں پریزرویٹوز ہیں, اس میں نہ یوز کیا جائے. فریش بنا کے آپ خود گھر میں فریش جوس بنائیں. ساری چیزیں, آج کل تو فروٹس اتنے اچھے آئے ہیں, اس کو ڈیفینیٹلی ٹائم تھوڑا لگتا ہے, لیکن وہ آپ جتنا چاہیں جوس پی سکتے ہیں, جتنے پھل کھائیں وہ اچھے ہیں, وہ کھا سکتے ہیں, لیکن یہ جوسز نہیں لیے جائیں. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کمزوری ہو رہی ہے اس لیے ہم نے تھوڑا جوس پی لیا تو ہمیں ٹھیک ہو گیا. وہ کمزوری نہیں ہوتی ہے. پریگنینسی میں پوسچرل ہائپوٹینشن ہوتا ہے, موومنٹ سے آپ کا بلڈ پریشر میں ویریشن آتی ہے, جسے پوسچرل ہائپوٹینشن کہتے ہیں. جیسے آپ بیٹھے میں اچانک سے اٹھے, ہلکے سے چکر آئے, تو وہ کمزوری نہیں ہے, وہ پوسچرل ہائپوٹینشن ہے. اس کے بچنے کے لیے آپ پانی کا انٹیک اچھا رکھیں. اب اپنا پانی, سادہ پانی, گرم پئیں, ٹھنڈا پئیں, جیسا پینا پئیں, لیکن پانی پئیں. پانی آپ کو بہت سارے پرابلم سے بچاتا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ آپ کا یو ٹی آئی پریگنینسی میں بھی, اور پریگنینسی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ کے پانی سے بہت بچ سکتے ہیں. بالکل میم, بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک سے آپ واپس آ کے بات کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین کہیں جائے گا, میں دیکھتے رہی مسکراتی صبح.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो का मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं मैम की जानिब। मैम, आजकल मैं ये देख रही हूँ खवातीन में जो है ना वो इनकॉन्टिनेंस का बहुत ज़्यादा इशू बढ़ चुका है, तो इसकी क्या वजह है, क्या समझती हैं आप? देखिए, इनकॉन्टिनेंस पहले तो हमें वजह पता होनी चाहिए कि किस तरह की इनकॉन्टिनेंस है, होती क्या है इनकॉन्टिनेंस। फिर हम उसकी वजूहात की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक लॉन्ग लिस्ट है इनकॉन्टिनेंस की, जिसमें अलग अलग, और हर इनकॉन्टिनेंस की वजूहात अलग हैं। जो ज़्यादा कॉमन है वो आ जाता है अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जैसे आपको यूरिन फील हुआ और आप वॉशरूम तक जा नहीं सके और यूरिन लीक हो गया, या हर 1 घंटे में 2 घंटे में आपको बार बार महसूस हो रहा है, या जब भी महसूस हो रहा है आपने फौरन भागना है, जिसे हम अर्जेंसी कहते हैं। ये सारी इनकॉन्टिनेंस की वेरिएशन, मतलब उसकी स्टेजेस कह लें कि पहले अर्जेंसी होगी, फिर आपका फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, बार बार आएगा और फिर ऑन टू वे 12 लीक हो जाए, जिसे हम कहते हैं अर्ज यूरिन इनकॉन्टिनेंस। जो दूसरी तरह की इनकॉन्टिनेंस होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जैसे खांसी आई, छींक आई, उसमें होता यह है कि मसाने पर पेट का, जब हम खांसी छींक आती है तो पेट का प्रेशर, पेट के अंदर प्रेशर बढ़ते हैं, वो मसाने पर प्रेशर डालते हैं। अगर हमारे पट्टे मजबूत हैं तो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं और यूरिन लीक नहीं होता। अगर ये पट्टे कमज़ोर होते हैं, वो चाहे प्रेगनेंसी की वजह से हो, डिलीवरी की वजह से हो, कोई सर्जरी आपकी हुई है इस वजह से हो, आपकी अपनी इनहेरिटेंस हो कि आपके मसल्स जो हैं वो वीक हैं, ये हो सकता है, या प्रोलैप्स है, या कोई भी और वजह है जिसकी वजह से आपके पट्टे कमज़ोर हैं, तो यूरिन लीक हो जाता है। या जो स्फिंक्टर कुदरत के तौर पे मसाने को कंट्रोल करने के जो पट्टे कुदरत ने बनाए हैं वो वीक हैं, तो जिसकी वजह से यूरिन लीक हो जाए, जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। दूसरी इनकॉन्टिनेंस होती है दोनों तरह, दोनों का कॉम्बिनेशन, मिक्स इनकॉन्टिनेंस, दोनों प्रॉब्लम मौजूद है। फिर ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है, फिर नॉक्टूरिया है, रात में बार बार पेशाब का आना। तो ये एक लंबी लिस्ट है। वजूहात की तरफ जाएं तो जैसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, इसकी सबसे बड़ी वजह आपका वजन, आप ओबेसिटी है, या बहुत ज़्यादा आप ओबीस हो, एकदम से आपने वेट रिड्यूस किया, क्योंकि यूरिन को कंट्रोल करने के लिए इसके इर्द गिर्द फैट भी होना ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा मोटापा था और एकदम से आपने वेट रिड्यूस किया, आप थिन हो गए, आपके मसाने के इर्द गिर्द फैट बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो भी इनकॉन्टिनेंस करा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, वेट है, वो भी इनकॉन्टिनेंस कराता है। प्रेगनेंसी और डिलीवरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये एक बहुत कॉमन वजह है। फिर कब्स तो आपको हर तरह की इनकॉन्टिनेंस करा सकता है। जो सख्त पखाना है, डॉक्टर साहब ने पहले आपको कब्ज़ के हवाले से काफ़ी डिटेल बताया, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन कब्ज़ जो होता है ना, वो आपके ना सिर्फ यूटीआई को, इनकॉन्टिनेंस को, मतलब मसाना, क्योंकि कुदरत ने जो पेल्विस बनाया है, पेल्विक है, उस वहाँ पर आपका पॉटी की जगह भी मौजूद है, बच्चेदानी भी है, मसाना भी है, और ये सारी तीनों चीज़ें ना आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि एक का प्रॉब्लम है दूसरे का नहीं है तो हम फारे, एक का प्रॉब्लम खवातीन में, दूसरा दूसरे का तीसरा, ये तीनों प्रॉब्लम आपस में, कोई एक पहले आएगा कोई बाद में, बात होगा, तीनों एक साथ प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, क्या करे, क्या नहीं करे। तो प्रॉब्लम, जिसी तरह कॉन्स्टिपेशन अगर आप अपना रिलीव करें तो आधे मसाइल जो मसाने के जो होते हैं ना, वो आपके प्रॉब्लम फ्री हो सकते हैं, और उसमें सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन आपका बहुत बड़ी वजह बनता है इनकॉन्टिनेंस की। फिर बढ़ती एज के साथ हार्मोनल कमी की वजह से, जैसे एट्रोफी जिसे हम कहते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल खातून होती हैं, हार्मोन्स की कमी हो जाती है, मेनोपॉज हो गया, तो उसमें क्या होता है कि निचले वाले हिस्से में जो है स्किन की थिनिंग हो जाती है, वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो वीक हो जाते हैं, कंट्रोल ठीक नहीं होता, तो वो भी आपका इनकॉन्टिनेंस का रीज़न बनता है। फिर आपका अपना लाइफस्टाइल, आपने कितना, आप किस तरह की डाइट ले रहे हो, बहुत ज़्यादा फिजी ड्रिंक्स, डाइट में बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल, चॉकलेट्स का इस्तेमाल, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल, ख़ास तौर पर काली सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं, और ये सारे, और फिर आप डाइट खाने में ऐसी क्या चीज़ें ले रहे हो जो कि ब्लैडर इरिटेंट है। तंबाकू, लोग बहुत ज़्यादा बढ़ती एज के साथ लोग तंबाकू बहुत खाते हैं, तो ये सारे ब्लैडर इरिटेंट हैं, वो जाकर मसाने को इरिटेट करते हैं और इनकॉन्टिनेंस का बायस होता है। तो एक लंबी लिस्ट है, उसमें मोस्ट कॉमन चीज़ें ये हैं जो कि इनकॉन्टिनेंस का रीज़न बनती है। बिल्कुल, फीमेल्स के बारे में हमने जान लिया, फिर हम मेल्स के बारे में जान बस एक मैडम की बात को ऐड करूँगा फीमेल्स में। एक इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब का कंट्रोल होना, इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब पे कंट्रोल आपका लूज हो जाना। तो एक और किस्म होती है कॉन्टिनेंस की, उसको बोलते हैं टोटल इनकॉन्टिनेंस। आपको पेशाब का महसूस ही नहीं होता, पेशाब हर वक्त लीक होता रहता है। ओके, यूजुअली मैडम आपको ज़्यादा इसमें फोकस बता देंगी, तो फिस्टुलास, वजाइनल फिस्टुलास, जो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज होती हैं, प्रोलॉन्ग डिलीवरीज होती हैं, तो उसमें फिस्टुलास बन जाते हैं। बेसिकली आपके बच्चेदानी और मसाने के बीच में एक नाली बन जाती है, जिसमें पेशाब का हर वक्त आपका बच्चेदानी से लीक होता रहता है। तो अगर आप कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज होगी, प्रोलॉन्ग, अगर आप सही डिलीवरी, अभी भी इंटीरियर में कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपकी घर पे डिलीवरीज होती हैं, हॉस्पिटल डिलीवरीज नहीं होती, और हिसाब से आपकी हिसाब से, तो वो एक रीज़न हो सकता है टोटल इनकॉन्टिनेंस का।
अच्छा, अब अगर मर्द में आते हैं तो मर्द में जो कॉन्टिनेंस तो मैडम ने काफ़ी चीज़ें बता दी, पर मेन जो रीज़न है मर्द हजरात में वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से आपकी शरेयानें हैं मसाने की, वो काम की नहीं होती, वो सख्त हो जाती हैं, वो काम नहीं करती, जिसकी वजह से आपके इनकॉन्टिनेंस के मसले होते हैं। दूसरा, 40 के बाद अल्लाह ताला ने मर्दों को गुदूद दिया होता है, एक वैसे मसाने गर्दन पे गुदूद होता है जिसमें आपकी नशरियात निकलती हैं, और जब वो 40 के बाद गुदूद पड़ता है तो मसाने गर्दन को ये दबाता है, उठाता है, जिसकी वजह से आपके मसाना सही तरह खाली नहीं हो पाता और ये इनकॉन्टिनेंस के इश्यूज उसमें होते हैं। जैसे यूजली जो है जब आपको दूध पड़ता है उसमें इन्फेक्शन भी होता है, उसमें ये भी मसले होते हैं। दूसरे आपको उसमें पेशाब के सिम्टम्स भी होते हैं कि रात को बार पेशाब आ रहा है, पेशाब रुक के आ रहा है, ज़ोर लगा के आ रहा है, तो जितना पेशाब पीछे ठहरेगा उतना फिर आपका इन्फेक्शन होगा और इनकॉन्टिनेंस में मसाने के मसले मसाइल बढ़ेंगे। तो उसमें मोस्टली तो मेल्स में डायबिटीज़ और प्रोस्टेट के हिसाब से ये मसले मसाइल रहते हैं कॉन्टिनेंस में। अच्छा, कंट्रोल जो है मतलब ये भी एक इंसान अपने आप को पहचान सकता है कि कितनी देर तक उसको कंट्रोल होना चाहिए, यूरिन वो कितनी देर तक रोक सकता है। अगर हम मार्केट में तो 4 घंटे या फिर क्या टाइम आप बताएंगे? और कलर पे भी बात करेंगे कि यूरिन का कलर मैटर करता है क्या? देखिए, जो अडल्ट की मैं बात करूं, एक जो अडल्ट खातून है, जो मसाने को एटलीस्ट कम से कम 6 दफ़ा पूरे 24 घंटे में 6 से 7 दफ़ा खाली करना चाहिए, और आइडियली 4 आवर्स कंट्रोल होना चाहिए। 4 नहीं तो अगर 3.5 घंटे भी अगर कंट्रोल कर लेती है, 3 घंटे, तो वो अपनी उस पर है कि वो पानी का इंटेक कितने लिया है। लेकिन हर 2 घंटे में अगर आपने यूरिन खाली करना पड़ रहा है तो इट मीन्स प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों को ये आदत होती है कि क्योंकि घर में मौजूद हैं, वॉशरूम करीब है, तो हम नहीं भी महसूस हो रहा तो बार बार जा रहे हैं। ये गलत आदत है। जस्ट इन केस कभी भी मसाने को खाली करने नहीं जाना चाहिए। अगर आपको 8-8, 10-10 घंटे आपको रोकना पड़ रहा है तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हर 2 घंटे में भी पेशाब करने नहीं जाना चाहिए। आइडियली 4 से 6 घंटे में मसाने को खाली कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बच्चों को भी यही, जो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको 2 से 3 घंटे में आपको आदत डालनी चाहिए। लेकिन लोग जो वो 10-10 घंटे तक जो रोके रखते हैं कि जाना नहीं है, गैजेट के साथ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, तो जैसे आपको फील हो आपने फौरन जाना चाहिए। और अगर आपको फील हुआ और आपको लगता है कि आपने फौरन भागना पड़ रहा है तो ये प्रॉब्लम है, जिसे हम अर्जेंसी कहते हैं। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। मैम, सर्दियों में तो लोग ये कहते हैं यहाँ हमने पानी पिया, थोड़ी देर बाद हमें होता है कि भैया वॉशरूम जाए। मसाना एक ऐसी चीज़ है, मसाना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है क्यों है? क्योंकि कुदरत ने मसाने को थोड़ा सा हमारे अपने हाथ में भी दिया हुआ है। जैसे हम ब्लैडर ट्रेनिंग बच्चे की करते हैं, तो अगर हमारे माइंड में अभी मैं ये फील करूँ कि मुझे यूरिन फील हो रहा है तो मुझे लगना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मसाना हमारी सेंसेस को, हमारे इन्वायरमेंट को सेंस करता है। अगर मौसम ठंडा होगा या हमने कोई ठंडी चीज़ खाई होगी या कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है या कोई बहुत रोगनी चीज़ें, ब्रोस्ट और ऐसी चीज़ें हम खाते हैं, तो उसमें भी हमें ब्लैडर थोड़ा जल्दी जल्दी पास करना पड़ जाता है, क्योंकि ब्लैडर जो मसाना है उन चीज़ों को सेंस करता है। तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट का इफेक्ट आता है। अगर आप ठंड जगह पे होंगे, ठंडी चीज़ होंगी, तो आपको जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। वो एक अलग सर्कमस्टेंसेस है। लेकिन यूजुअली अगर आप वार्म टेम्परेचर पे हैं और आप ऐसा कोई मौसम का वेरिएशन नहीं है, और अगर आपको बार बार देखो, वो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ना कि हाँ सर्दियाँ आई है तो मुझे जल्दी जाना पड़ा है, मैंने पानी पिया है इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको 24/7 और पूरे 365 डेज ईयर में आपको यही प्रॉब्लम हो रही है, तो इट मीन्स आपको प्रॉब्लम मौजूद है। तो कहाँ से निशानदेही जो है वो पहला अलार्मिंग सिचुएशन यही है कि जब आप बार बार जाएं वॉशरूम तो आप ये सोचें कि कोई ना कोई गड़बड़ है ब्लड। हाँ, अगर आपको देखिए एक आध दफ़ा किसी को जल्दी जाना पड़ा तो इस मतलब ये कि ज़ाहिर सी बात है डाइट या कोई ऐसी वेरिएशन आई है। लेकिन अगर आप ये देखो कि आपको मुसलसल बार बार जाना पड़ रहा है और कंट्रोल नहीं होना पड़ रहा और लीक भी हो जाता है, तो एक प्रॉब्लम है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और मैं कहूँगी टाइमली ट्रीटमेंट ये बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत ज़्यादा मिथ है कि ये क्योंकि हमारी फैमिली में रन कर रहा है इसलिए हो रहा है, या सिर्फ मुझे है तो लोग बात नहीं करते इस प्रॉब्लम के बारे में, या पता नहीं होता जाना कहाँ है, किससे ट्रीटमेंट ली जाए, या लोकल जीपीज के पास चले जाते हैं। लोकल जीपीज के पास इस चीज़ का हल नहीं होता। और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो आपको थोड़ा कंसिस्टेंट होकर लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं सर दर्द की तरह के आप दवा लेना शुरू करते हैं, आप सिम्टम्स रिलीव होना शुरू हो जाते हैं। खवातीन यूजुअली करती हैं कि 4-5 दिन दवा ली, अब ठीक हो गए तो वो बंद कर देते हैं।
तो इसकी थोड़ी कंसिस्टेंट थोड़ा लग कर दवा लेनी पड़ती है। कितनी लेनी है वो हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है कि कितनी दवा लेनी है, लेकिन थोड़ा अरसा लेनी है, जिंदगी भर नहीं लेनी होती। थोड़ी अरसा लेते हैं और वो सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये वहाँ आप जब ट्रीट नहीं करते हो ना, तो फिर 2 साल 3 साल के बाद वो फिर बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है। मतलब वो एक गाड़ी पटरी से उतर जाती है, फिर उसको पटरी पर चढ़ाने में टाइम लगता है। तो उसको थोड़ा सा देखना चाहिए, उसको टाइमली ट्रीटमेंट ज़रूर करानी चाहिए। ओके, ट्रीटमेंट ज़रूर करानी चाहिए। इसी के साथ साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमें इतनी अवेयरनेस फराहम की। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। जब मेरी अच्छी तबीयत होगी मैं बिल्कुल हशाश वशाश आप लोगों से बातें करूँगी। मैं फिर एक दफ़ा आप लोगों से मिलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ पहले सेगमेंट का इख्तिताम हो गया है। ब्रेक पे जाते हैं, थोड़ी देर में वापस आते हैं। कहीं जाएगा मैं देखती रही मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए।